नमस्कार दोस्तों, आज हम आदिकाल के 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिनका भी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट जिनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और देखते हैं कि आपके प्रश्न 25 में कितने सही हो रहे हैं। अगर आप 25 में 22-23 कर पा रहे हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 20 पर कर पा रहे हैं तो आप एवरेज में हैं और अगर इससे कम आप आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप फुल में फुल कर पा रहे हैं तो आप जो है बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और अगर भी किसी भी क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा अगर आपको टाइम चाहिए तो जो है आप वीडियो को स्किप करके भी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फास्ट रिवीजन की तरह है आपकी क्लास होने वाली है। इसमें आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान हैं। यानी कि हिंदी साहित्य लेखन में काल विभाजन और उसका नामकरण करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक या प्रथम विद्वान कौन थे? तो हमारे पहला ऑप्शन है हमारा, ए पे है आपका डॉक्टर ग्रियर्सन, बी पे हैं रामचंद्र शुक्ल, सी पे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी पे हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो हम ही इसका आंसर बताते हैं। आप लोग अपना आंसर लिखते रहिएगा, पहले का कौन सा है, बी का कौन सा है, फिर बताइएगा कितने स्कोर आपका सही हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक कौन सी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने इनकी पुस्तक बहुत अच्छे से बताई है, पढ़ाई है और याद भी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ से संबंधित नहीं है? चलिए देखते हैं। हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण इनकी पुस्तक में है। इनमें बताना कौन सी विशेषता इनकी पुस्तक की नहीं है। बी है आपका कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण और सी है आपका कुल कवियों 150 कवियों का विवरण और डी है आपका यह ग्रंथ मूलतः 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए भी बिल्कुल सही है, बी भी सही है और डी सही है और सी हमारा बिल्कुल गलत है। इसमें 150 कवियों का विवरण हुआ, ये गलत है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ का रचना काल है, यानी कि यह पुस्तक कब लिखी गई? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1871 में लिखी गई, बी है हमारा 1847 में लिखी गई, डी है 1883 में लिखी गई, सी और डी है हमारा 1890। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1883 में शिव सिंह सरोज जो इतिहास ग्रंथ है जिसके लेखक शिव सिंह सेंगर जी हैं, इसका प्रकाशन वर्ष यानी या रचना काल 1883 ईस्वी है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह इन किताबों का रचना काल है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के विषय में असत्य कौन सा है? यानी कि इसमें से 3 कथन ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं और एक ऐसा प्रश्न है जो गलत है, उसे हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है हमारा, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ऑप्शन बी है, इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ और सी है हमारा ऑप्शन,
इसमें कवियों और लेखकों का वर्ण क्रमानुसार वर्णन है। और डी है हमारा, इसमें विभिन्न कालखंडों की प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी जो है इसका असत्य है। और ए भी सही है हमारा, बी भी सही है, डी भी सही है। इसमें कवियों को वर्ण क्रमानुसार नहीं रखा गया है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य ढूंढना था। इस तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है कि मिस्र बंधु विनोद के विषय में असत्य कथन छांटिए, यानी मिस्र बंधु विनोद के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है। 4 कथन सही हैं और 1 बिल्कुल गलत है, उसी को हमें ढूंढना है। तो हमारा ऑप्शन ए है कि मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। और ऑप्शन बी है इसके चारों भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। सी है इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। और डी है इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 से भी अधिक भागों में विभक्त किया गया। तो इस प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल गलत है। नहीं, ए हमारा सही है, ए नहीं है। इसका सही जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल गलत है। इसमें लिखा है इसके चारों भाग 1934 में प्रकाशित हुए। ये बात गलत है, सॉरी दोस्तों, वो ए निकल गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। 1934 में इसके चारों भागों का प्रकाशन हुआ, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम 5 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के परिचयात्मक विवरण किस ग्रंथ से लिए, यानी कि इन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें जो जिन कवियों को वो लिख रखा उनका परिचयात्मक विवरण, उनका परिचय किस ग्रंथ से लिया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन 1 है मिस्र बंधु विनोद से, दूसरा है शिव सिंह सरोज से, और तीसरा है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक गारसा द तासी के ग्रंथ से, और जॉर्ज ग्रियर्सन, डी है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान से। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के परिचयात्मक विवरण लिए वो मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा, यानी कि इसमें से चार में 3 ऐसे ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं, कोई एक ऐसा ग्रंथ है जो एचपीडी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हम इन सभी के प्रकाशन वर्ष लेखक लिखवा क्लास में बता चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा है हमारा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और चौथा है हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है, बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। यह पुस्तक किसकी है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं सभी के कमेंटों का रिप्लाई देता हूं, इसलिए सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8। एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ रचनाएं हैं, उनको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं हमारा सबसे पहले हमारे जो रचना है, अभी बहुत सारी रचनाएं हैं इस तरह, चलिए हम मेल मिलान कराते हैं। ए है इधर हिंदी भाषा और उसका विकास और साहित्य का विकास, बी पे है हिंदी साहित्य का अतीत, और सी पे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डी पे है आधुनिक हिंदी साहित्य,
और ई पे है आपका हिंदी साहित्य। एक तरफ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और हरिओद जी। चलिए तो अब हम मिलान करते हैं। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इस पुस्तक के लेखक हरिओद जी हैं। फिर देखते हैं हिंदी साहित्य का अतीत। तो हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और सी पे है हमारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। और आधुनिक हिंदी साहित्य, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। और हिंदी साहित्य के लेखक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं। तो इस तरह हम पहला आंसर देखते हैं। ए का हमारा मिल रहा है 5वें पे यानी कि बी हमारा है दूसरे पे तो 2। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पहला यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 3 नंबर पर हैं यानी कि 3। और हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर यानी कि 4 नंबर। तो इस तरह हमारा ऑप्शन होना चाहिए 5 2 1 3 4। 5 2 1 3 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो 5 2 1 4 3 है इसमें। फिर देखते हैं 5 1 2 4 3 3 4 होना चाहिए। देखते हैं क्या गलत हुआ है। HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। और ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर एक परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं। तो इनके कथन याद रखिएगा। और ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके बाद हम 14 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 कह रहा है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला ऑप्शन है काल क्रम एवं सन संवत का अभाव, बी है युगीन चेतना का अभाव, सी है प्रवृत्ति विश्लेषण का अभाव, डी है उपर्युक्त सभी का अभाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, इनको जो है इन्हीं 3 तत्वों के कारण जो है साहित्य का दर्जा नहीं दिया गया, यानी साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है। क्योंकि इसमें काल एवं सन का भाव है, युगीन चेतना नहीं है और प्रवृत्ति विश्लेषण का भी भाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग इनके नोट्स भी बनाते रहिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम 15 के बाद प्रश्न नंबर आते हैं 16 पे। प्रश्न नंबर 16 हमारा है जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया। इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी थी हिंदी में नहीं थी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किस विद्वान ने किया। तो ऑप्शन 1 है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी पे हैं हमारे किशोरीलाल गुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किशोरीलाल गुप्त ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को 2 भागों में विभक्त कर संधि काल और चारण काल नाम दिया। तो ऑप्शन 1 है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी हैं गणपति चंद्रगुप्त, सी हैं आचार्य नंदलाल वाजपेयी और डी हैं मिश्र बंधु। तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में विभक्त कर उसका संधि काल नाम और चारण काल नाम दिया। इस तरह प्रश्न नंबर 17 के बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 18। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की। ये प्रश्न तो लगभग सभी विद्यार्थियों को आता होगा, इसलिए इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा संवत 1050 से 1375।
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर हम। इसके बाद 18 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ इतिहासकार हैं और दूसरी तरफ उनका नामकरण है। चलिए मिलान करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। तो मिलान करते हैं। प्रश्न नंबर 18 के बाद 19 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? इसकी पूरी क्लास हम करा चुके हैं। तो इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, यानी कि ए पर हमारा हो जाएगा 5, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल आदिकाल को नाम दिया, तो यानी कि वी हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, यानी कि 5 के बाद 4 हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा आदिकाल को, यानी कि हो जाएगा दूसरा नंबर पर सिद्ध सामंत काल हो जाएगा। डी मिस्र बंधु, तो मिस्र बंधुओं ने इसको कहा है प्रारंभिक काल, यानी कि 1, यानी कि पहला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, यानी कि तीसरा। इस तरह सही जवाब हमारा हो जाएगा 5 4 2 1 3। 5 4 5 4 2 1 3। चलिए देखते हैं किस में दिया है हमारा 5 4 2 1 3। तो 5 4 2 1 3 सी में हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 19 के बाद प्रश्न नंबर देखते हैं 20। भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनः स्थिति का परिणाम था। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 पे हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन है। तो प्रश्न नंबर 20 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हैं हमारे मिश्र बंधु, बी हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन है कि हिंदी रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21 के बाद 22। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, उन्हीं में प्रश्न है कि रीतिकाल को कला काल किस विद्वान ने कहा है? तो ऑप्शन 1 है हमारा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बी है हमारा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी है मिश्र बंधु और डी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। इस तरह 22 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23 कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, यानी कि किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो ऑप्शन 1 पे हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी पे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी पे हैं मिश्र बंधु ने, डी पे हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 23 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24। वीडियो अगर आप लोगों को प्रश्न सही अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, अगर और क्लास अच्छी लग रही तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। इस तरह प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, यानी कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है?
ऑप्शन ए पे हैं आपके मिश्र बंधु ने, बी पे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी पे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। इस तरह 24 के बाद आज का हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। आप लोगों के कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 जो आखिरी है इस क्लास का। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ऑप्शन ए है आपका श्याम सुंदर दास, बी है राम कुमार वर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी पे हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह प्रश्न नंबर 25 का हमारा सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और भारतीय भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हर संडे को हमारा रात के 8 बजे लाइव टेस्ट होता है। आप लोग जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, जिनमें हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं, वो लोग ज़रूर अपना टेस्ट स्कोर दिया करें और अपना हर एक क्लास का रिवीजन होता रहेगा और क्लासें देखते रहें। धन्यवाद।